वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखना। डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट वह अधिनियम है जिसे भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून कहते हैं और इस कानून के द्वारा भारत में संवैधानिक ढांचे की नींव रखी गई। तो आइए जानते हैं आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, प्लासी का जो युद्ध है रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, यानी अंग्रेजों द्वारा, कंपनी द्वारा भारत में गवर्नर की नियुक्ति की गई पहली बार वो है रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया है। ठीक है। और जो बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं, बंगाल के जो अंतिम गवर्नर हैं वो है वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और जब ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं उस समय कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय होती है, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार ज्यादा करते हैं, रिश्वत, उपहार, भेंट आदि कार्यों में वो लगे हुए हैं, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है। इसलिए ब्रिटिश सरकार को 14 लाख पाउंड ऋण की मांग का एक आवेदन पत्र भेजा जाता है। यानी कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार से 14 लाख पाउंड का ऋण मांगती है। तब ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने और कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए 1773 में ब्रिटेन की संसद में एक बिल रखती है, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है। यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई। बंगाल में वारेन हेस्टिंग को 1772 में जब गवर्नर बनाया गया, उस समय कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी शोचनीय थी, दयनीय थी। इसलिए कंपनी ब्रिटिश सरकार से 14 लाख पाउंड का ऋण मांगती है। इसलिए ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, उसके कामों में इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद में एक विधेयक रखती है, एक बिल रखती है, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर है। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। और द्वैध शासन क्या है, इसके लिए हम अलग से एक पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया।
यानी इस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और आपको पता है इस समय बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग है, अब वे गवर्नर जनरल कहलाएंगे। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और अंतिम गवर्नर भी यही है और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के जो गवर्नर हैं वॉरेन हेस्टिंग है, इसलिए बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग कहलाएंगे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग कहलाएंगे। ये 1773 के एक्ट में प्रावधान किया गया, ठीक है। अब इस समय क्या है? बंबई मद्रास, यानी जब ये एक्ट पास किया गया उस समय बंबई, मद्रास और बंगाल इन तीन प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे। तो आपने देखा बंगाल के गवर्नर को तो गवर्नर जनरल बना ही दिया, तो बच गया पीछे बंबई और मद्रास। तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी बंगाल और मद्रास के दोनों गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे और मद्रास और बंबई के गवर्नर गवर्नर जनरल की बिना अनुमति के संधि या युद्ध नहीं कर सकते। यानी ये गवर्नर बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के संधि या युद्ध नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए और जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया और ये मद्रास और बंबई के गवर्नर बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के संधि या युद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं आगे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल यानी परिषद बनाई गई या बनाने का प्रावधान इस एक्ट में रखा गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए काउंसिल या परिषद बनाई गई। इसमें 4 सदस्यों को रखा गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। काउंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्यों को रखा गया और इसका कार्यकाल काउंसिल का 5 वर्ष रखा गया। काउंसिल के अंदर जो भी डिसीजन होने निर्णय होने वो बहुमत के आधार पर होंगे।
यानी इसमें 4 सदस्य हैं तो बहुमत 3-1, ठीक है। और गवर्नर जनरल तभी वोट दे सकते हैं किसी निर्णय पर जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, यानी काउंसिल का निर्णय 2-2 मत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ही गवर्नर जनरल मत देंगे और गवर्नर जनरल का मत जिस तरफ हो जाएगा उस तरफ निर्णय हो जाएगा। इसलिए गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। वैसे वो मत नहीं देंगे और काउंसिल का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। ये प्रावधान भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर रखा गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसकी प्रावधानों को देखें हम। तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया। यानी कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाएगा, स्थापना की जाएगी। 1773 के एक्ट में यह प्रावधान रखा गया और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की भी गई थी। इस न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान रखा गया। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, ये प्रावधान रखा गया। और इस न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसके लिए एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें इसमें, तो कंपनी के कर्मचारियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नॉमिनेट करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया गया। यानी ब्रिटिश सम्राट कंपनी के कर्मचारियों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मनोनीत करेंगे, यह अधिकार उन्हें होगा। गवर्नर जनरल को काउंसिल की सलाह से कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन इन कानूनों को लागू करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी होगी। यानी
गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल की सलाह से कानून बनाने का अधिकार दे दिया। वे कानून बना सकते हैं काउंसिल की सहायता से, लेकिन इन कानूनों को लागू करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी होगी, ऐसा आवश्यक कर दिया गया। ये प्रावधान भी 1773 के एक्ट में किया गया। अब इसमें आगे देखें हम और क्या प्रावधान किए गए थे। तो कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। यानी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध लगा दिया। और हमने शुरू में देखा ही था कि कर्मचारी निजी व्यापार में लगे हुए थे और इनके वेतन बढ़ा दिए तथा उपहार, भेंट, रिश्वत वगैरह इन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और ये रिश्वत वगैरह लेना एक दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया था इस एक्ट के द्वारा। और आगे इसमें प्रावधान देखें तो कंपनी अपने सैनिक एवं राजनीतिक कार्यों की रिपोर्ट विदेश मंत्री को तथा धन संबंधी रिपोर्ट वित्त मंत्री को प्रस्तुत करेगी। यानी इसमें यह प्रावधान भी रखा गया कि कंपनी सैनिक और राजनीतिक कार्यों की रिपोर्ट विदेश मंत्री को देगी और धन संबंधी जो रिपोर्ट है वो वित्त मंत्री को देगी। ये प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया। यानी अगर इस एक्ट के प्रावधानों की बात हम करें तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि एक तो जो बंगाल के गवर्नर है उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए एक काउंसिल बना दी गई जिसमें 4 सदस्य रखे गए। काउंसिल का कार्यकाल 5 साल रखा गया तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। काउंसिल निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया और जो मुख्य न्यायाधीश है उसके लिए इम्पे का नाम रखा गया। और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश रखे जाएंगे, ये प्रावधान भी रखा गया। कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, उनके वेतन बढ़ा दिए गए। और कंपनी अपने सैनिक और राजनीतिक कार्यों की जो रिपोर्ट है विदेश मंत्री को तथा धन संबंधी रिपोर्ट वित्त मंत्री को प्रस्तुत करेगी। ये प्रावधान इस एक्ट के अंदर रखे गए थे। अब हम आगे इस एक्ट के जो दोष है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमें कई अधिनियम और पढ़ने हैं तो इसमें दोष होंगे तभी तो आगे दूसरे अधिनियम बनाए जाएंगे। तो एक बार हम इनके इस एक्ट के जो दोष हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोष की बात करें तो बंबई व मद्रास के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा गया। यानी इस एक्ट का एक दोष तो ये था कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं उन पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। ये गवर्नर सिर्फ संधि या युद्ध गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी कार्य कर सकते थे। तो आगे चलकर इस चीज से भी विवाद उत्पन्न होगा। तो एक दोष ये भी था। दूसरा दोष ये था कि कंपनी अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजती थी।
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट पर कोई खास कदम नहीं उठाए। यानी कंपनी अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजती थी, क्योंकि इसमें आवश्यक भी किया गया था भी सैनिक कार्य और जो राजनीतिक कार्य हैं उनकी रिपोर्ट विदेश मंत्री को, और जो धन संबंधी कार्य हैं उनकी रिपोर्ट वित्त मंत्री को देनी है। लेकिन ये रिपोर्ट भेजते भी थे सरकार, अगर इनके कार्यों में कोई कमी भी होती तो सरकार ने उनको दूर करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए थे। ये भी इस एक्ट का एक दोष है। और अगर आगे हम देखें कि जो कलकत्ता है वहां पर सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार भी निश्चित नहीं किया गया। क्षेत्राधिकार भी निश्चित नहीं किया। यानी कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या कार्य करेगा ये भी निश्चित नहीं किया गया था, जिससे क्या हुआ, प्रांतीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच क्या होने लग गए, विवाद होने लग गए। यानी इस एक्ट का एक ये भी दोष है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निश्चित नहीं किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में क्या क्या कार्य आएंगे। इसलिए प्रांतीय और जो सर्वोच्च न्यायालय उनमें क्षेत्राधिकार को लेकर के आगे विवाद होने लग गए। ठीक है। और अगर हम आगे इसके अंदर दोष देखें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्याय का कार्य ब्रिटिश कानूनों से करते थे, यानी अंग्रेजी कानूनों से, क्योंकि ये जो भारतीय समाज है उसके रीति रिवाज और परंपराओं के जानकार नहीं थे। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भी कौन से कानूनों से न्याय किया जाए। तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय यहाँ ये न्यायाधीश अंग्रेजी हैं, तो इन्हें भारतीय समाज और उसकी संस्कृति या परंपराओं या रीति रिवाजों के बारे में जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है। तो ये क्या है, अंग्रेजी कानूनों से ही न्याय करते थे, जिससे क्या है जो भारतीय लोग हैं उनमें एक प्रकार का असंतोष हुआ, क्योंकि इनके निर्णय कई बार भारतीय समाज के नजरिए में गलत भी हो जाते थे। तो इस प्रकार हमने आज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषता या इस एक्ट में क्या प्रावधान थे और इस एक्ट के क्या दोष थे मुख्य रूप से, उनके ऊपर हमने बात की। अब है प्रश्न पूछने की बारी। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न तो ये है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि बंगाल में द्वैध शासन, जैसे हमने देखा कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की, लेकिन प्रश्न ये है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की, यानी बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया। आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अगले पार्ट में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।